टू वर्दी वर्दी। आज हम लोग सीडीएस के पॉलिटी पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आप कितने पानी में है। इसके बाद आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमने जो पहले 5 से 6 पॉलिटी के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं वहीं से क्वेश्चन बना रखे हैं। और आपको 90% क्वेश्चन लगेंगे कि आप कर सकते हैं अगर आपने ढंग से वीडियोस देखी है और समझे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको छोड़ने हैं, जो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्क्स हो सकते हैं वहां से। वो भी आपको बताऊंगा। इस इंस्टाग्राम पेज पे मैं डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डालता हूँ विद माय नोट्स की कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। और इस पेज पे टेलीग्राम पे, यहाँ चैनल पे मैं डेली फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदू न्यूज़पेपर भेज रहा हूँ। तो आप लोग जो बाई नहीं कर सकते, जो खरीद नहीं सकते, या फिर जो दूर गांव में रह सकते हैं, वो इस टेलीग्राम को फॉलो करके फ्री ऑफ कॉस्ट डेली यहाँ से पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप रेगुलर इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं। इमरजेंसी 3 तरह की होती है। कल की वीडियो मैंने जो इमरजेंसी प्रोविजंस पे बनाई है उसमें मैंने बता रखा है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है, और हेल्थ इमरजेंसी ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं है। क्योंकि ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए कोरोना के टाइम पे यूपीएससी ने ऑप्शन डाल दिया हेल्थ इमरजेंसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में इमरजेंसी प्रोविजन से कभी नहीं आएगा भाई साहब। तो आपको समझ में आना चाहिए। इतना सिंपल अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको गलत नहीं करना है। ये फ्री के मार्क्स हैं यार, इन सबको छोड़ने नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल। आपने मनी बिल की अगर डेफिनेशन अगर लक्ष्मीकांत ने को देखा भी होगा तो सीधे सीधे फर्स्ट जो ऑप्शन है यही है कि ये क्या है, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। ठीक है। तो ये बोलता है कि अ बिल इज सेड टू बी अ मनी बिल if it contains only provision related to imposition, abolition, remission, alteration और regulation of any tax। तो सिंपल सिंपल डेफिनेशन मनी बिल की यही है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जहां भी आ रहा है वहां आप उसको छोड़ दीजिए। ये भी हो गया। इन दोनों को आपको इग्नोर करना है क्योंकि इससे रिलेटेड मनी बिल रहता है। लास्ट बचता है फाइन्स वाला। कोई भी अगर लोकल अथॉरिटी फाइन ले रही है तो उसका जरूरी नहीं कि वो मनी बिल के अंदर आए। ये लक्ष्मीकांत ने डायरेक्टली सामने सामने लिखा है और ये इसका आंसर है, ये एक प्रोविजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आपने अगर 2 दिन पुरानी मेरी वीडियो देखी होगी उसमें क्लियरली लिख रखा है मैंने कि एस्टिमेट हमारी हमारी परमानेंट कमेटी होती है और रेलवे कन्वेंशन जो है ये एक एडहॉक है, यानी कि टेम्पररी है। तो उल्टा पुल्टा नाइदर वन नॉर टू है इसका आंसर। क्योंकि आपको पता है कि जो एस्टिमेट कमेटी के मेंबर होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, खुद के मेंबर से चुने हुए होते हैं। और जितने 30 मेंबर लगभग इसके लोकसभा के खुद के एस्टिमेट कमेटी में मेंबर होते हैं। ठीक है। और लार्जेस्ट कमेटी पार्लियामेंट की है एस्टिमेट कमेटी। तो ये पर स्टैंडिंग कमेटी है, यानी कि परमानेंट कमेटी है, इसकी तरह एडॉक नहीं है, ये उल्टा है। एस्टिमेट कमेटी परमानेंट है यानी कि स्टैंडिंग है, और रेलवे कमेटी कमेटी एडॉक कमेटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। ये क्वेश्चन छोड़ना है। मैं आपकी जगह होता मैं अटेम्प्ट नहीं करता, मैंने कभी नहीं करे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट। आपको लेकिन होड़ लगी कि हर क्वेश्चन आना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है यार। सटीक तैयारी करोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन में अपनी पेन लगानी है, कौन से में नहीं। ठीक है। आंसर वैसे इसका रेडिकल सोशलिज्म है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब नहीं पता अटेम्प्ट मत करो ना ऐसे क्वेश्चंस, मैं नहीं करता आपकी जगह होता। आंसर इसका रेडिकल है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। आपने ये भी देखा होगा, ये भी हमने कवर कर रखा है। और 3 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी हमारी जो वीडियो है उसमें आप देखोगे कि द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंटेड टू फॉर्म ए यूनियन। ये कंसेंट देने वाले होते कौन है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दे रखा है कि जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो क्वाजी फेडरल है। ठीक है। और पावर दोनों जगह है, लेकिन ज्यादा पावर सेंटर के पास है। तो इसीलिए ये इनने पावर नहीं दी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ बता रखा है कि भैया ऐसे सिस्टम होगा कि यूनियन भी होगा और इसमें फेडरल स्टेट्स भी होंगे जहाँ पावर ज्यादा सेंटर के पास होगी। तो इसका आंसर ए गलत है। रेसिडुअरी पावर्स वेस्ट विद सेंटर, आपको मैंने बताया कि सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और रेसिड ये कंकरेंट लिस्ट होती है। इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो, जैसे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उस पर पावर ज़्यादा किसकी रहेगी? रेसिडुअरी पावर रहेगी सेंटर के पास ज़्यादा। तो ये भी इसका ऑप्शन है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे यूएस के पास क्या है? दो सिटीजन, डुअल सिटीजनशिप है वहाँ पे। आपको स्टेट की भी चाहिए और आपको कंट्री की, सेंटर की भी, कंट्री की भी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप इंडियन है, विच मीन्स अगर आप नेशनलिटी आपकी इंडियन है तो बस उतना ही बहुत है। जरूरी नहीं है कि आप तमिलनाडु के भी हों और इंडिया के भी हों। एक ही है बस, इंडिया नेशनल बस। एन एक्सटेंसिव यूनियन कंकरेंट लिस्ट, ये भी हमने कवर कर रखा था। तो सिर्फ इसका फर्स्ट जो है गलत है, यानी कि ए ओनली। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट।
आप सबको पता है कि आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसीजर देयर ऑफ। मैंने आपको 5-6 बारी लाइन याद कराई है। तो ऑब्वियसली पहला पॉइंट सही है इसका। दूसरा ये बोलता है जॉइंट सिटिंग कैन बी रिस्टोर्ड टू एंड फॉर पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैंने ये भी बता रखा है, अलग से मेरे नोट्स में लिखा है, आपने आप 2-3 वीडियो पुराने चेक कर लीजिए। हर क्वेश्चन जो आपको मैं करा रहा हूँ, ये 10-15 क्वेश्चन सबके सब नोट से आ रखे हैं, यानी कि सबके सब लक्ष्मीकांत और पॉलिटी की एनसीईआरटी से आ रखे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जॉइंट सिटिंग किन दो चीज़ों के लिए नहीं हो सकती है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होगी कभी जॉइंट सिटिंग्स। अगर आप इतना भी अगर आप समझ लेंगे तो आपका ये आंसर बन जाता है, बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी हमने कवर कर रखा है, और आपको, मुझे लगता है कि आपने ये क्वेश्चन खुद से ही सही कर देना चाहिए था। इसका आंसर है सी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, आपने देखा होगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट, इसको हम प्लूरलिटी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये सब बाकी, ये सिर्फ ये भी नहीं है और सिर्फ ये भी नहीं है, ये है इसका आंसर। इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और इसमें बाकी इलेक्शन की तरह काम नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा गलत है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन shall be vested in the president of India, आर्टिकल 53। ये बात ठीक है। पार्लियामेंट बाय लॉ confer functions on authorities other than president of India. The president of India is elected. President of India is elected by an electoral college consisting of members of parliament and all members of all state legislatures. A person having held office as the president shall be eligible for election to that office for a second term. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका आंसर ये गलत है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जो इनका इलेक्ट्रो जो इलेक्शन में भाग लेते हैं वो कौन कौन है, एमपी के सारे मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेचर के सारे मेंबर। अब आप देखिए, एमपी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो भी किसके, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं और यूनियन टेरिटरीज के भी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं रहते हैं। तो इसमें ऑल स्टेट लेजिस्लेचर है, ये ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, इसकी जगह क्या होता, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना, हैविंग अ कोर्ट। तो ये आंसर इसका गलत है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 78 इसका आंसर है। आपने अगर ढंग से पिछले नोट्स भी देखे होंगे, या सिर्फ अगर ये भी देखा होगा, जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें स्पेसिफिकली लिख रखा है मैंने आर्टिकल 78 और 75 के बारे में। 75 आपका वही है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है टोटल हाउस के मेंबर से 15% ज़्यादा नहीं, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल 74 आपका बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच शैल एड द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, जैसे कि जैसे इसमें प्राइम मिनिस्टर हेल्प करता है वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हेल्प करते हैं। और आर्टिकल 81 आपको पता है कि लोकसभा कंपोजिशन के बारे में बात करता है, तो आंसर इसका है ए, आर्टिकल 78। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इंडिया इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इट एग्जामिन्स द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 15 members of committee are elected by the Lok Sabha from amongst its members. The chairperson of the committee is elected by its members. In case a member of any committee, other committee constituted by the government, in case a member of any other committee constituted by the government is elected to the PAC, यानी कि Public Accounts Committee, the Speaker of the Lok Sabha decides whether he should continue to be member of the former committee or not. इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। वैसे इसका आंसर कमेंट क्या करेंगे मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर ये है, चेयरपर्सन नहीं, इसका स्पीकर जो होता है वो डिसाइड करता है कि भैया इसका चेयरपर्सन कौन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमने टॉपिक नहीं करा है अभी, ठीक है, शेड्यूल्स के बारे में। 1 से लेकर 12 शेड्यूल तक का रहते हैं, ये हम कवर करने वाले हैं। तो इसका आंसर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले। फर्स्ट शेड्यूल का ये गलत है, ये थर्ड शेड्यूल है, फॉर्म्स ओथ एंड अफर्मेशंस। फर्स्ट में टेरिटरी और स्टेट का जो भी जितना टेरिटरी जुरिडिक्शन है उससे रिलेटेड बात करता है। थर्ड जो शेड्यूल है वो ओथ एंड अफर्मेशन होता है। फोर्थ शेड्यूल जो राज्यसभा की सीट्स हैं उसके बारे में बात करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स, इसके बारे में। फोर्थ, फिफ्थ का ये है आंसर। ठीक है, सिर्फ थर्ड आंसर सही है इसका, यानी कि सी आंसर सही है। नाइन्थ का भी गलत है। ये हम टॉपिक अभी सॉल्व अभी क्लियर नहीं किया क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है टॉपिक। आगे हम आगे आने वाली वीडियो में शेड्यूल जब कवर करेंगे तो ये आंसर आपको दोबारा कराऊंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आप एक बार पढ़ भी लीजिए, क्योंकि इसका ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन भी है और आपको हर आंसर अटेम्प्ट करने से पहले पढ़ लेना चाहिए।
ठीक है। तो पहला बोलता है अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 11 ईयर्स। अब आपके पास जब भी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेरा आंसर सुनने के लिए ही वीडियो देखना है, आप खुद से भी लक्ष्मीकांत की बुक निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बेरेक्ट है तो भी आर्टिकल 21A निकाल लीजिए। आपके पास कोई किताब नहीं है ना, आप फोन में गूगल में सर्च करिए आर्टिकल 21A, उसमें आपको पता चलेगा कि 11 साल नहीं है भाई साहब, 14 साल है। ठीक है, आप इतना भी अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, 6 से लेकर 14 साल तक का फ्री एजुकेशन है। Every religious domination has got absolute power under Article 26 of the Constitution of India to manage its own affairs in matter of religion. Only religious and linguistic minority find mention in Article 30। आपको पता है कि आर्टिकल 30 जो है दो तरह की माइनॉरिटी के बारे में बात करता है। पहला है रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरा है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अब लिंग्विस्टिक कमीशन के बारे में एक धार कमीशन है, धार कमीशन के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही है, करेक्ट ये है कि आर्टिकल 30 में इन दोनों के बारे में बात किया है। दोनों गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर एनी इवन इवन पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन। हमने पढ़ रखा है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स इशू करने की, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने की, और हाई कोर्ट के पास है फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स को इन्फोर्स कराने की, यानी कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है कि वो रिट इशू कर पाए। अगला, which one of the following is not a category under which the president of India nominates members of parliament। आपने देखा होगा कि भैया प्रेसिडेंट के पास पावर रहती है कि वो राज्यसभा में 12 लोग को भेज सकता है। उसमें से कौन कौन से ऐसे ऑप्शन जो गलत है? लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस है, स्टेट सर्विस नहीं है, सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर को, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले भाई साहब। Which one of the following best describes the electoral system to elect the president of India? Proportional representation, proportional representation and single transferable vote system, first past the post system, list system। लिस्ट सिस्टम कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कोई लोकसभा के इलेक्शन नहीं चल रहे हैं कि आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होगा, इसीलिए इसका आंसर है ये बी होना चाहिए, सॉरी ए है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statements about money bill is not correct? Money bill cannot be introduced in the Council of States। बिल्कुल सही है, सिर्फ लोकसभा में स्टेट इंट्रोड्यूस होता है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, ये भी ठीक है बात। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर मनी बिल इज अ मनी बिल और अदरवाइज, ये भी ठीक है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा हैज नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, पावर है, डिस्कस कर सकती है लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अगर ये डिस्कस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में ही जाएगा, और 14 दिन के बाद इसको माना जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया है, फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट साहब के असेंट के लिए। प्रेसिडेंट साहब जब इसमें साइन कर देंगे तो बन जाएगा। अब आज आपको जानते हैं, आप जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, तीनों का नाम बदल गया है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो तीनों का मुझे वो करिए नीचे कमेंट में डाल के बताइए कितना कितना क्या क्या नाम इनका अब से हो गया है। जैसे पहले ये 1972 है शायद, ये 1973 है, नॉट रॉन्ग, 1908 जो भी है। आपको 2023 के नए एक्ट तीनों के नाम पता होने चाहिए, नीचे कमेंट डाउन कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर? ये तो डायरेक्टली मेरे नोट से है, और उससे पहले नोट से पहले एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से ही मेरे नोट्स हैं। तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ये दोनों में है, बिहार उत्तर प्रदेश में भी है, इसके अलावा उड़ीसा में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब नहीं है, एज फार एज आई नो, शायद हो। आप क्रॉस चेक करो तुरंत गूगल में और कमेंट डाउन करो। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 एन 1 2 3 4, यानी कि सारे के सारे इसका आंसर है, सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was the article 21A right to education inserted into constitution of India। अब आप देखिए एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। एक तो आपसे एज वाला पूछ लिया था कि कितने 6 से 14 साल तक का पढ़ाई फ्री है कि नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A was inserted in constitution of India। अब आपको पता होना चाहिए कि 86 अमेंडमेंट जो है इसके थ्रू अब आर्टिकल 21A को हम लोग लेके आए थे। ये देखिए भाई साहब, हमने पहले बता रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंड करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। ठीक है, पहले आपको परमिशन लेनी है कि नहीं लेनी है, उसके बाद लोकसभा को भेजेंगे कि नहीं, राज्यसभा के पास पावर है कि नहीं इसके लिए, ज्वाइंट सीटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सेम क्वेश्चन तो आ रहे हैं, एक ही टॉपिक से इतने क्वेश्चन आपको दिखा दिए।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 86। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमको पता चलता है कि इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो बाकी के जो हम आगे की वीडियोस करेंगे उनके भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे। आपको अगर इन टॉपिक्स को समझने, अगर आपको ये क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, एक बार पुरानी वीडियोस दोबारा से देखो, 4 से 5 वीडियोस हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। वहां आपको पता चलेगा कि पूरे के पूरे टॉपिक्स यही है, ये क्वेश्चंस वहीं से आए हैं सीधे सीधे। ठीक है, विच मीन्स अगर आप ये क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी ठीक ट्रैक पे चल रही है। आप मुझसे पढ़े ना पढ़े, घर पे पढ़े, कोचिंग में पढ़े, कहीं पढ़े, ये क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और बहुत जल्दी आपका नाम रिजल्ट में आएगा। मेहनत करते रहिए। देखिए भाई साहब, आपको बताऊं, आपको तंग करने वाले लाखों लोग आएंगे, इस वीडियो में भी कमेंट करने वाले अभी बहुत लोग आएंगे कि भाई तू अपने पैसे कमाने के लिए नोट्स बेच रहा है, या फिर ये करने के लिए तू ये वीडियो बना रहा है। आपको बताऊं, हर इंसान यहाँ पैसे के लिए काम कर रहा है यार। मैं, आप, तुम, तुम्हारे बॉस, प्रिंसिपल, टीचर, ऐसा कोई इंसान नहीं जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि खाना सबको खाना है यार। तुमको फ्री में कोई कुछ नहीं दे सकता, फ्री में जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता। मैं सीडीएस फ्री में ला रहा हूँ ह्यूमैनिटी के नाते। आप लोग पढ़ो, निकाल सकते हो एग्जाम, क्योंकि नोट्स पेड है, वो ठीक है, 799 के नोट्स है ना। आप सबको मैं वो 799 के नोट्स दे रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रखे हैं, जो जो लोग गरीब हैं, जो जोमेटो डिलीवरी करते हैं, जिनके पापा किसान, बहुत लोगों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं यार। एक इंसान था ओम पंडित को, वाराणसी के हैं, गोरखपुर के हैं, ये लोग बोलते हैं कि सब हमारे पापा पंडित जी हैं, हम पैसे नहीं हो पाते हमारे पास। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने नोट्स दिए भाई। अगर वो इंसान जब ये वीडियो देखेगा तो नीचे कमेंट करेगा, बिल्कुल करेंगे, बहुत लोग करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लोग अपने हिसाब से चला सकें, आपको ग्रीडी बोले, आपको चैलेंज करें, या फिर आपको परेशान करें। दिमाग से हटा दो सब कुछ। हो ग्रीडी, जितना तुम लालची हो सकते हो ना हो, लेकिन पढ़ाई के लिए एग्जाम निकालो, माँ बाप के लिए करो यार जो करना है। बाकी लोग भाड़ में जाए, आसपास वाले जितने पड़ोसी वड़ोसी ना, उनके लिए कुछ नहीं करना, माँ बाप के लिए करना है यार। अपने लिए और माँ बाप के लिए करो। और ये क्वेश्चन अगर आपके नहीं बन रहे हैं, दोबारा किताब खोलो, इन टॉपिक्स के ही दोबारा से पढ़ो, दोबारा से अटेम्प्ट करो। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प हो। अगर आपको नोट्स चाहिए, इंस्टाग्राम में आ सकते हो, फ्री में न्यूज़पेपर डेली चाहिए, टेलीग्राम में आ सकते हो, रेगुलर ऐसे फ्री सीडीएस कोर्स चाहिए, यूट्यूब में पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।